So, learners, welcome back. In the last session, we have talked about various applications of managerial economics, business strategic planning, performance evaluation and control, risk management and decision support. Now, in this lecture, we'll be talking about the significance of managerial economics. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो महत्व है हम उस पर बात करने वाले। आई होप आप लोगों ने अपने नोट पैड और पेन साथ में ले लिए हैं। अगर नहीं लिए हैं तो ले आइए। देखिए, कभी भी जब भी आप ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी ये ध्यान रखिए कि नोट्स लेना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगे, कोई ऐसी चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, उसको आपको नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप उसमें लिखते हैं ना कोई चीज को, तो आपके एक से अधिक सेंसेस के माध्यम से आप उसको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे, सुनेंगे सिर्फ कहानी के फॉर्म में, तो मुझे लगता नहीं कि आपको सब याद रहेगा और फिर ये लर्निंग का प्रोसेस डिफाइन करेगा। तो अगर पेन नहीं लिया है आपने तो एक पेन और एक नोट शीट रख लीजिए, नोटबुक, और थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड का भी प्रयोग करिए। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर रेफर करिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, चलिए, तो फिर हम लोग अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में इसका प्रयोग, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी से आप लोग क्या समझते हैं? स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति। रणनीति क्या है? नीति क्या है? कोई भी नीति है, कोई भी चीज है, उसमें आप, भाई मार्केट क्या है? मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनकी अलग अलग ऑफरिंग्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। वैसे ही आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी जो आपको आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के पास ले जाने की कोशिश करेगी। भाई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मेरा मार्केट शेयर इतना हो जाए, मेरा मार्केट टर्नओवर इतना हो जाए, तो उन सब जगहों पे या जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करेगी? आपकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को इनहैंस करती है, बढ़ावा देती है, पुष्ट करती है। कैसे? ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करती है जिससे आप मार्केट की डायनेमिक्स को समझ सके। मार्केट की डायनेमिक्स क्या है? भाई मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। मार्केट क्या है? एक डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मतलब जो हर पल बदल रहा है। हर पल बदल रहा है मतलब देखिए, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोगों की पसंद बदल रही है। पहले टेलीविजन होना ही अपने आप में बड़ी बात थी, फिर कलर टेलीविजन हो गया, फिर स्लिम टेलीविजन स्क्रीन आई, फिर आप देखिए एलसीडी स्क्रीन आई, अब एलईडी टीवी आया, फिर वो उसमें एलईडी टीवी में स्मार्ट टीवी हो गया। अब स्मार्ट टीवी के भी और अच्छे अच्छे वर्जन आ रहे हैं। तो क्या है, देखिए एवर इवॉल्विंग है ये चीज। अब ऐसी स्थिति में सही डिसीजन मेकिंग के लिए, सही स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको प्रॉपर मार्केट की डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। कस्टमर भी बदल रहा है। पहले जो इंडियन कस्टमर था, आप देखिए इंडियन कस्टमर, अगर आज से 20 साल पहले की बात करी जाए तो क्या होता था? सिंगल अर्नर होता था। परिवार में एक व्यक्ति था कमाने वाला और बाकी के सारे लोग उस पर आश्रित हुआ करते थे। अब क्या हो गया है? अब आप देखिए ज्यादातर घरों में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज आप देखिए, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो इन सब चीजों का उनके परचेजेस पे, उनके निर्णय लेने पे, उनकी सोच पे प्रभाव पड़ रहा होता है। ज्यादा लोग अर्निंग करने वाले हैं, डिपेंडेंट्स कम है, तो इसका मतलब है उनकी डिस्पोजेबल इनकम अधिक है। अब वो डिस्पोजेबल इनकम अधिक है तो उसके प्रभाव अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग पड़ेंगे। तो कंज्यूमर भी इवॉल्व हो रहा है, मार्केट भी इवॉल्व हो रहा है।
अब ऐसी सिचुएशन में अलग अलग अल्टरनेटिव्स, और हर हर एक अल्टरनेटिव को चूज करने का अपना एक फायदा है तो नुकसान भी है। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है और उससे रिलेटेड रिस्क को एसेस करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। तो ये कैसे होगा, यहाँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है आपकी कैसे मदद करेगी। ये इनेबल करेगी किसी भी फर्म को कि वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले और कंपटीशन से आने वाले थ्रेट्स को पहले से एंटिसिपेट करे, और जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकते हैं, उनको कैपिटलाइज करने में, उनका बेनिफिट उठाने में आपके लिए वो मददगार सिद्ध हो। तो इन्फॉर्म डिसीजंस, पहले से कंपटीटर के चालों का या उसके द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स का आप एंटिसिपेशन करेंगे, और जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं उनका लाभ उठाते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब वो ग्रोथ है जिसको आप समय के साथ साथ अचीव करते रहेंगे और वो शाश्वत रहेगी, वो हमेशा रहेगी, उतनी ग्रोथ रेट आपकी बनी रहेगी। और कॉम्पिटिटिव एज क्या है? कॉम्पिटिटिव एज का मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहे। उनके मूव्स को अगर आप पहले से समझ लेंगे तभी तो आप एक कदम आगे रहेंगे, और वहां पे ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपकी सहायता अवश्य करेगी। फिर रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी। रिसोर्सेस क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो। अब देखिए, कोल है तो लिमिटेड है कि नहीं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके लिमिटेड है या नहीं? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड है। टाइम जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है वो भी बिल्कुल लिमिटेड है। तो अब करना क्या है कि ये जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी है, इन रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूटिलाइज करना है कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बने और सबसे अच्छे तरीके से हम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। यानी हमारे रिटर्न जो हो, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो मैक्सिमम मिले, कॉस्ट हमारी मिनिमम रहे, और प्रोडक्शन हमारा एकदम स्मूथ तरीके से हो सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें अपनी कैपिटल को इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा, हमें उन स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना होगा जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर की वैल्यू दोनों ही आगे। अब यहाँ देखिए कुछ नए टर्म्स आपके लिए आ गए, जैसे कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब यहाँ राजधानी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है या उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। नहीं, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पूंजी। जी हाँ, पूंजी मतलब वो पैसा जिसको और पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट किया गया। और कैपिटल में जब आप आगे पढ़ेंगे तो कैपिटल में दो तरीके के कैपिटल आएंगे, एक आएगा फिक्स कैपिटल और एक आएगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? जो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए प्लांट लगाया आपने, बिल्डिंग ली, फैक्ट्री खोलने के लिए बिल्डिंग ली, तो अब एक बार ले ली, हो गया। प्लांट लगाया, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, हो गया। अगर एक इंडिविजुअल का एग्जांपल लें, मान लीजिए उसने कार परचेज करी, तो एक बार उसने कार परचेज करी, हो गया। तो ये फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल मतलब उसको चालू हालत में रखने के लिए या उसको चलाते रहने में जो खर्चा आता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे कार उसने खरीदी, तो कार खरीदी जितने की, मान लीजिए 5 लाख रुपए की कार खरीदी, तो 5 लाख हो गई उसकी फिक्स कैपिटल। 5 लाख उसने एक बार में वन टाइम पे कर दिया, हो गए उसकी कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है जो वो पेट्रोल डलाएगा, तभी तो कार चलेगी, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे चलेगी। सिमिलरली फैक्ट्री आपने लगाई तो अभी उसको मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर्स की आवश्यकता।
आवश्यकता पड़ेगी, रॉ मटेरियल की, तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो वो जो है वर्किंग कैपिटल है। अब उस कैपिटल को सही जगह पे लगाया जाए, कितनी मात्रा में लगाया जाए जिससे कि हमें सही यूटिलाइजेशन प्राप्त हो, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए और शेयर होल्डर की वैल्यू भी बढ़ जाए। अब शेयर होल्डर की प्रॉफिटेबिलिटी तो आप समझ रहे हैं, फायदा। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर वो है जिसने हमारी कंपनी में जो जो भी, आप ये मान के चलिए कि शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का एक तरीके से ओनर होता है। जितने परसेंट शेयर उसके पास होते हैं उतने परसेंट उसकी मिल्कियत होती है। मान लीजिए, मोटा मोटा मान लीजिए कि 100 करोड़ की कंपनी है, तो 1 करोड़ के शेयर जिसके पास है, तो 1/100 जो है वो उस कंपनी का ओनर। अब शेयर होल्डर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो उन शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य होता है। शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य। यहाँ पे भी हमारे लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काम आती है। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंसी को बढ़ाने में सहायक है, इनोवेशन को लाने में सहायक है, और आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में वैल्यू प्रोड्यूस कराने में भी सहायक है। अब वैल्यू, एक और नई चीज आपको पता चली। वैल्यू क्या है? वैल्यू एक प्रकार का परसेप्शन, एक सोच। लेकिन ये क्या है? कोई काम करते हैं, आप चलते हैं, मान लीजिए कोई परचेज करने जा रहे हैं, तो आप कुछ एफर्ट कर रहे हैं, कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं, कुछ मॉनेटरी कॉस्ट पे कर रहे हैं, और उससे आउटपुट सेटिस्फैक्शन के फॉर्म में आपको मिल रहा है उस परचेज से। जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आउटपुट मिलेगा। वो साइकोलॉजिकल भी होगा, वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने के फॉर्म में भी होगा। अब वो जो आउटपुट आप रियलाइज कर रहे हैं, अगर वो आउटपुट आपके इनपुट से अधिक होगा, तो आप कहेंगे कि भाई हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है ये एक वैल्यू प्रोडक्ट। और अगर वो कम होगा, आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, आपने ज्यादा एफर्ट करा, ज्यादा कॉस्ट लगाई, परंतु उतना लाभ नहीं मिला, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कम है। तो ये कहीं कहीं रेशियो फॉर्म में भी इसको दिखाते हैं कि आउटपुट कस्टमर को क्या मिल रहा है अपॉन इनपुट, और कहीं कहीं पे इसको हम आउटपुट और इनपुट के डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं। मगर है क्या? ये सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी में इसको यूटिल्स में नापा जाता है। और वैल्यू जितना ज्यादा कस्टमर फील करता है आपके प्रोडक्ट से एसोसिएट होकर के, उसको यूज करके, वो उतना ही ज्यादा उस प्रोडक्ट को लेना चाहेगा। और वैल्यू जो है ये एक सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव मतलब किसी के लिए कुछ हो सकती है, किसी और के लिए कुछ हो सकती है। एक ही चीज किसी को बहुत अच्छी लग सकती है, हो सकता है किसी दूसरे को उतनी अच्छी ना लगे। राइट? तो वैल्यू एक सब्जेक्टिव चीज। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सस्टेनेबल वैल्यू प्रोड्यूस करें, जिससे कि वो वैल्यू या वो जो प्रपोजिशन है वो सदैव अलग अलग लोगों के लिए लाभप्रद बने। तो यहाँ पे भी हमारे जो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करती है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे भी बात करती है। जैसे ये बताती है कि आप कहाँ पे इनएफिशिएंट, और उस प्रॉब्लम की मूल में, उसकी जड़ में, उसकी रूट में क्या है, और फिर वो टारगेटेड इंटरवेंशंस, यानी सही जगह पे वार करके उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करती है। कैसे करती है? विथ इट फोस्टर्स इट फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब सतत सुधार की प्रक्रिया को ये कल्चर के फॉर्म में लाती है। कल्चर यानी एक ऐसा माहौल बनाती है, कल्चर वहाँ के सिस्टम में उस तरीके का उसको इम्बाइब कर देती है कि कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को लोग खुद ब खुद अडॉप्ट करें। इनोवेशन को, जो नवाचार है उसको अपने में इम्बाइब करें, आपस में ही सीखें, ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अचीव करें, और लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव बने। देखिए, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन ये भी बहुत बार आने में। शॉर्ट रन मतलब आप मान लीजिए मोटा मोटा कि जिसमें आप ज्यादा चेंजेस अपने फर्म में नहीं ला सकते, और लॉन्ग रन में आप कोई भी चेंज ला सकते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि शॉर्ट रन मतलब वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब 1 साल तक का समय, और लॉन्ग रन मतलब
2 से 5 साल, या कोई ऐसा समय 5 से 10 साल मान लीजिए जिसमें आप इवन आप एक फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, ऑपरेशनल एक्सीलेंस चाहिए। हो सकता है शॉर्ट रन में उतना फायदा ना हो रहा हो, मगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इस प्रकार इंप्रूव करते जाइए, अपनी कमियों को जानते जाइए, अपनी इनएफिशिएंसीज या जहां जहां वीकनेसेस हैं उनको पहचानते जाइए, और फिर उसको धीरे 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 टारगेट करके उसको सुधारते जाइए अपनी कमियों को। देखिए, गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर एक गलती को बार बार करना बहुत बुरी। एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो एक बच्चा आया मेरे पास इंटरव्यू के दौरान। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो उसने कहा कि सर कैन आई टेल यू माय बिगेस्ट वीकनेस फर्स्ट। मैंने कहा यस गो अहेड। तो उसने कहा कि भाई माय बिगेस्ट weakness is that I commit a lot of mistakes, but my biggest strength is that I never repeat a mistake. I never repeat a mistake। मतलब क्या हुआ कि वो बहुत गलतियां तो करते हैं, परंतु वो उन गलतियों को दोबारा पुनरावृत्ति उनकी नहीं करते, उनको रिपीट नहीं। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सिंस वो बहुत गलतियां करते थे, तो अब वो गलतियों को सुधारते जा रहे हैं और उन्हें रिपीट नहीं करें, मतलब धीरे धीरे सभी गलतियों को उन्होंने सुधार लिया है। तो वैसे ही आप भी रूट कॉज को पहचानेंगे और ऐसे इंटरवेंशंस करेंगे जिससे कि उन कमियों को आप दोबारा, उन गलतियों को दोबारा ना करते हुए आगे बढ़ें, और आप ऑपरेशनल एक्सीलेंस लॉन्ग टर्म में अचीव करें। ठीक है, अब देखते हैं जरा फ्यूचर ट्रेंड्स और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे सामने। देखिए, समय बदल रहा है, आप जानते हैं। सन 47 में जो सिद्धांत लग रहे थे वो सन 60 में नहीं लगते थे, सन 60 के 85 में नहीं लगते थे, 85 के 2000 में नहीं लगते थे, और 2000 के 2024 में नहीं लगते। समय बदल रहा है, सोच बदल रही, कंज्यूमर बदल रहा है, पैटर्न्स बदल रहे हैं, ग्रोथ बदल रही है, सारी डायनेमिक्स चेंज हो रही। और सबसे ज्यादा जो चीज बदली है वो क्या बदली है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और टेक्नोलॉजी में रोज दिन प्रतिदिन, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीजें, इनका कितना रोल बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोग भी अपने आप को अप स्किल, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए, जिससे ये जो आर्टिफिशियल, देखिए जब मशीन्स आई थी, जब मशीन्स आई थी तब भी उनका विरोध हुआ, और लोगों को लगा था कि जब सब काम मशीन के थ्रू हो जाएगा तो लेबर क्या करेगा। लेकिन मशीनों के साथ लेबर्स को क्या फायदा हुआ, उनका एफर्ट रिड्यूस हो गया। ठीक है, एफर्ट रिड्यूस हो गया और प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर कंप्यूटर आया, विरोध हुआ। कंप्यूटर आया तब भी विरोध हुआ। लेकिन क्या फायदा हुआ कि अब बहुत से ऐसे काम जो रिडेंडेंट एक्टिविटीज थी वो कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग करते रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और धीरे धीरे इसका प्रयोग बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके साथ क्या होने वाला है, देखिए बाकी की जो चीजें थी वो हर चीज ह्यूमंस के साथ करते थे। कंप्यूटर चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए, मशीन में भी ह्यूमन की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आपको बात पाना है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, जिससे आप उसे ऑपरेट कर पाए। आपको बेहतर बनना पड़ेगा। तो बेहतरी की तरफ अपने आप को, अपने कदमों को बढ़ाते रहिए, और ऐसी स्किल्स जो आने वाले समय में इम्पोर्टेंट है, जिनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, उनको अपने पर्सनालिटी में ऐड करते जाए। नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं। चलिएगा, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन पे हम लोग बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिसरप्टिव इनोवेशंस आ रहे हैं, और जो पूरा बिजनेस लैंडस्केप था, परिदृश्य था जो व्यापार का, वो अब बदल रहा है। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स थे उनमें बहुत चेंज अब आ गया। आपने देखा होगा कोरोना काल में पहले क्लासेस कैसे होती थी, कोरोना काल में कैसे हुई। अगर मान लीजिए ये जूम ऐप और जो भी ऐप्स थे, ये नहीं आए होते तो फिर क्या होता। लेकिन इनके होने से
पूरा पढ़ाई का तरीका ही बदल गया। अभी देखिए, हम और आप भी क्लासरूम में ऑनलाइन तरीके से हम लोग मिल रहे हैं, वीडियो को आप देख रहे हैं। फिजिकल या फेस टू फेस जो फिजिकल प्रेजेंस थी आपकी वो नहीं है। लेकिन फिर भी फायदे भी हैं, क्योंकि क्लास किसी एक समय पे ही होती है। इस वीडियो को आप 50 बार देख सकते हैं, अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। ठीक है। तो जो तरीके से पहले बिजनेसेस हो रहे थे वो सब चीजें अब बदल रही हैं। बिजनेसेस में भी आप देखिए, पहले क्या होता था, प्रमोशन करने के तरीके अलग थे। अब ऑनलाइन माध्यम से सारे प्रमोशन हो रहे हैं, सोशल मीडिया, रिव्यूज, इन्फ्लुएंसर, ये सब नई नई चीजें आ रही हैं। अगर इनको आपने अपने में समाहित नहीं किया अपनी स्ट्रेटजी में, तो आप कहीं पीछे नहीं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो कहती है कि यू मस्ट अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम्स and data-driven decision making and dynamic marketing environment to remain relevant and effective in guiding managerial decisions. अब अगर आप इन चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो फिर आप पीछे हैं। टेक्नोलॉजी जो है इसको आत्मसात करिए, इसका इस्तेमाल करिए और एज ए मास्टर इसका प्रयोग करिए और इससे रिलेटेड चीजों को सीखिए। किसी जमाने में एक अच्छी हैंड राइटिंग होना बहुत बढ़िया बात मानी जाती है, मगर आज की डेट में सब कुछ टाइप्ड होता है, तो वो अच्छी राइटिंग खराब राइटिंग का जो फाइट थी वो खत्म हो गई। एग्जाम्स आप देखिए ऑब्जेक्टिव होने लगे, फिर राइटिंग का महत्व काफी कम हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छी जो चीज है उसको तो अच्छा बना के रखिए ही, मगर जो नई चीजें हैं उनको जरूर अपने तर्कश में ऐड करिए, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं बढ़ रहे। जो टेक्नोलॉजी या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बात है, डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट की बात है, वहां पे रेलेवेंट बने रहने के लिए अगर जो भी लोग आपने अडॉप्ट नहीं करा परंतु दूसरे ने कर लिया, उसने सीख लिया, तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपको भी अपने आप को मौका देना है, अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आना है, तभी आप रेलेवेंट रहेंगे और इफेक्टिव रहेंगे, और तभी आप सही डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक चैलेंज है जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस के थ्रू आया है। अच्छा जी। ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। एक्सक्यूज मी। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, पूरे विश्व को एक मार्केट बना दिया, एक ग्लोबल विलेज बना दिया। अब कुछ अलग अलग या दूर दूर यूएस के ब्रांड्स इंडिया में बिक रहे हैं, चाइनीज ब्रांड्स आपको पता ही है। इंडिया में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी विश्व में वैश्विक स्तर पे कई जगहों पे मिल रही हैं। टाटा देखिए, टाटा की जो पैसेंजर ये जो कारें हैं वो इंडिया में उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने एक्वायर किए हैं कुछ ब्रांड्स, तो उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल बदल गया। उनका प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीजों में फर्क आ गया। मारुति जो बिल्कुल भी सुधार पे ध्यान नहीं देती थी, अब देखिए वो भी कंपटीशन बढ़ने के कारण आगे बढ़ गया है। ठीक है। मैकडोनल्ड्स जो अपने मैक बर्गर के लिए फेमस थी, उसका जो बर्गर था हैम बर्गर, वो हैम बर्गर को छोड़ के आलू टिक्की बर्गर बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, अगर इंडियन कस्टमर को सर्व करना है तो उसके हिसाब से करना है। तो ये देखेंगे आप कि अलग अलग कंपनीज अब अगर अपने कंपटीशन को डिनाय सोचेंगे कि नहीं सिर्फ हम इंडिया के हैं तो इंडिया वाले ही हमारे लिए कॉम्पिटिटर है, तो ऐसा नहीं। या मैं सोचूं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं कानपुर से हूं, कानपुर यूनिवर्सिटी का टीचर हूं, तो सिर्फ कानपुर के बच्चे ही करेंगे, तो ऐसा नहीं। दिस वीडियो कैन बी सीन एनीवेयर, सो इट शुड बी रेलेवेंट फॉर एवरीबडी, राइट? सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के ही काम ना आइए, और लोगों के भी काम। तो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने का समय चल रहा है। आप जो भी काम करें, जो भी चीजें सीखें, उसको ग्लोबल नजरिए से देखें कि भाई वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है।
तो ग्लोबलाइजेशन और मार्केट्स का आपस में इंटीग्रेट हो जाना, जुड़ जाना, मिल जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब कंपटीशन अगल बगल से नहीं आ रहा, अब कंपटीशन वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है, it takes into account for global market dynamics, geopolitical risk, and regulatory complexities to help firms navigate international markets and seize growth opportunities. अच्छा देखिए, जितना फायदा है उतना ही नुकसान है, या नुकसान है तो फायदा भी तो है। आपके लिए मार्केट कितना एक्सपैंड हो गया, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, लेवल अच्छा है, तो क्या हो गया, पूरा विश्व आपके लिए मार्केट है, आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है ना। जियो पॉलिटिकल रिस्क भी है, लेकिन अगर आपने सारे रेगुलेशन को, सारी चीजों को अच्छे से जान रखा है, समझ रखा है, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोई रिस्क, उस रिस्क को आप नेविगेट भी कर सकते हो, उससे पार पा सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये आपको फायदा पहुंचाने में है, बस एक नजरिए वाली बात है। तो अब इसको आप चैलेंज समझते हैं तो भी अच्छी बात है, चैलेंज है तो इसको ओवरकम करिए, और अगर अपॉर्चुनिटी है तो इसको कैपिटलाइज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा इस पे बात करी जा रही है, और आगे भी हम लोग भी करने वाले हैं। सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली हमारी जो चिंता है, आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, क्लाइमेट चेंज सुना होगा, आपने एसडीजी के बारे में सुना होगा, एमडीजी के बारे में सुना होगा, उजाला प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, बहुत से और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, सब चीजें सब सुना होगा। सस्टेनेबिलिटी देखिए, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ग्रीन प्रोडक्ट्स, ग्रीन मार्केटिंग, ये सारी चीजें आ गई। पर क्यों आ गई हैं? क्योंकि हमने इस प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रखा है, और प्रकृति जो है, नेचर जो है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए है आपके लिए नहीं है, या आपके लिए है तो आपके बगल वाले के लिए नहीं है, अमीर के लिए है तो गरीब के लिए नहीं है। प्रकृति सबके लिए बराबर जरूरी है, और किसी एक के किए गए कार्यों का जो परिणाम है वो कोई दूसरा ना हो। आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन, हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी, हमारे द्वारा फैलाए गए या हमारे द्वारा जरूरत से ज्यादा दोहन किए जाने के कारण होने वाले जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको फेस ना करें। अब देखिए, जोशीमठ उत्तरांचल उत्तराखंड में जो था, उसमें कितनी प्रॉब्लम आई, जोशीमठ में वो जो समस्या आई। ठीक है, अब लोग, अब देखिए, टूरिज्म को जरूरत से ज्यादा उसके पीछे पड़े हुए, गाड़ियां लेकर के रात कतारें लगी हुई हैं, सो रहे हैं कार के अंदर ही, होटल नहीं मिल रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा। ये दुनिया सिर्फ आपकी या हमारी नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है, इसमें और भी स्पीशीज है, उनका सबका ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस, एक ने भी गड़बड़ करी तो उसका प्रभाव दूसरे ऊपर पड़ता है। और इसी के लिए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आ गए हैं, जिनका ख्याल रखना है प्रोडक्शन करते वक्त, बेचते वक्त, पैकेजिंग करते वक्त। और स्टेक होल्डर की अपनी एक्सपेक्टेशन है, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो फर्म को ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस लानी चाहिए जो समय के साथ हो और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो एक मेन रोल प्ले करती है, पिवटल रोल प्ले करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो करती है, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट को प्रमोट करती है, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन की बात करती है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कंसिडरेशन की बात करती है। और सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोसाइटी के प्रति भी कॉर्पोरेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन उनको करना चाहिए। तो आगे बढ़ के देखते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं इन दोनों लेक्चर्स के। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक वाइटल डिसिप्लिन है। मैं पहले ऐसे रीड कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ वाइटल डिसिप्लिन दैट ब्रिजेस इकोनॉमिक थियरी
with managerial practice, providing a systematic framework for analyzing business problems, making informed decisions, and achieving organizational objectives. By understanding the nature and scope of managerial economics, firms can leverage economic principles, analytical tools, and decision-making frameworks to navigate complex business environment, seize opportunities, and overcome challenges through strategic application and continuous learning. Managerial economics empower firms to enhance efficiency, drive innovation, and create sustainable value in today's dynamic and competitive workplace marketplace. मतलब आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप एक मिनट पढ़ लीजिए, दोबारा सोच लीजिए, फिर तो मैं बताऊंगा। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? एक वाइटल डिसिप्लिन है जो इकोनॉमिक थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिसेस के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करता है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है बिजनेस के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसको समझ के हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल और उसके एनालिटिकल टूल्स को या डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स जो जटिल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं। इसके स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग से हम फर्म को एम्पावर करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, इनोवेशन को ड्राइव करते हैं और सस्टेनेबल वैल्यू आज की गतिशील और कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में बना अचीव करते। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि इसके सिद्धांतों का प्रयोग करके आप सही डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और इसका प्रयोग। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।